चंचल शहर में एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। अक्सर उसे अपने गांव की याद सताती थी। जब चंचल छोटी थी तब वो अपने मम्मी पापा के साथ गांव में ही रहा करती थी, पर पापा के ट्रांसफर के बाद वो शहर आ गई और फिर कभी गांव लौटकर नहीं गई। एक दिन कॉलेज के बाद जब चंचल घर आकर अपने बिस्तर पर लेटती है तो सोचने लगती है, कितना वक्त हो गया है ना गांव छोड़े हुए। तब मैं कितनी छोटी सी थी, कितना मजा आता था वहाँ, कितनी सारी खट्टी मीठी यादें हैं गांव की। पर अब क्या, अब तो जिंदगी में बस यही शहर का शोर रह गया है। चंचल खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले। अरे ये ऐसे कबाड़ी वाले की आवाज तो हमारे गांव वाले कबाड़ी भैया के जैसी लग रही है। पर यहाँ शहर में कौन सा कबाड़ी वाला आ गया? यहाँ पर तो सभी लोग ट्रक से कचरा फेंकवाते हैं। कबाड़ी वाले की आवाज और तेजी से आने लगती है, जिसे सुनकर चंचल अपनी खिड़की से नीचे देखती है, पर नीचे कोई भी नहीं था। सिर्फ कबाड़ी वाले की आवाज जोर जोर से सुनाई दे रही थी। ये क्या हो रहा है? कोई दिख तो नहीं रहा बाहर। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? बाहर जाकर ही देखती हूँ, अभी पता चल जाएगा कि आखिर क्या मामला है। चंचल घर से निकलकर बाहर सड़क पर उस कबाड़ी वाले को ढूंढने लगती है। वो उस आवाज का पीछा करते करते एक सुनसान इलाके में पहुंच जाती है, जहां अचानक से वो आवाज आनी बंद हो जाती है। अरे ये आवाज बंद कैसे हो गई? अभी तो यहीं कहीं से आ रही थी, अब कहाँ चला गया वो कबाड़ी वाला? तभी अचानक से चंचल के ठीक पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही चंचल पलटती है, वो उस भूत को देखकर हैरान रह जाती है। अरे तु, तु, तुम तु, तुम तो एक भूत हो। क्या तुम ही थे जिसने मुझे कबाड़ी वाले को आवाजें लगाकर यहाँ तक बुलाया? हाँ, मैं ही था। और लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं चंचल। क्या क्या मतलब मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? मैं किसी भूत को नहीं जानती। तभी भूत अपने इंसानी रूप में आ जाता है, जिसे देखकर चंचल फिर से हैरान हो जाती है। अरे आप तो वही कबाड़ी वाले अंकल हैं ना, जो मेरे गांव में रहते थे, हमारे साथ में खेला करते थे और अक्सर मैं घर से काम का भी सामान चुपके से निकाल कर आपको दे देती थी। ओहो, कितनी अच्छी यादें हैं गांव की। पर आप ये भूत कैसे बन गए अंकल? भूत वापस इंसान से भूत के रूप में आ जाता है और चंचल से कहता है, चंचल, एक तुम ही थी पूरे गांव में जो मुझे अपना मानती थी। बाकी तो पूरा गांव ही मुझे गरीब और मनहूस कहता था। कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। तुम्हारे जाने के बाद भी ऐसा ही हुआ। क्या ऐसा क्या हुआ मेरे जाने के बाद जो आप यूं भूत में बदल गए? मुझे सब कुछ बताइए ना। तुम्हारे जाने के कुछ साल बाद लोगों के मन में मेरे लिए नफरत और बढ़ गई। वो चाहते थे कि मुझे गांव से निकाल दिया जाए, क्योंकि मैं गरीब हूँ और कबाड़ी वाले का काम करता हूँ। इसीलिए इन लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैं लोगों के घरों से चोरी करता हूँ। और उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को धक्के मारकर गांव से निकाल दिया। मेरा पूरा परिवार जब भूख प्यास से तड़प रहा था, तब मैं गांव में वापस गया कुछ खाना मांगने, पर उन लोगों ने मुझे बहुत पीटा, जिससे मेरी मौत हो गई। उधर मेरा पूरा परिवार भी भूख प्यास की वजह से मर गया। क्या इतना सब हो गया? पर गांव वालों ने आखिर ऐसा क्यों किया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैं छोटी थी तब तो ऐसा नहीं था। आपके साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ अंकल। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो चंचल। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो और उन गांव वालों से मेरी और मेरे परिवार की मौत का बदला लेने में मदद करो। ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ। मैं अभी घर से अपना सामान लेकर आती हूँ। चंचल जल्दी से घर जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। अरे ये तुम कहाँ के लिए सामान बांध रही हो चंचल? मम्मी, मुझे एक कॉलेज ट्रिप पर जाना है 2 दिन के लिए, उसी के लिए सामान पैक कर रही थी। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और मुझे फोन करते रहना। चंचल भूत के साथ गांव जाने के लिए निकल जाती है। चंचल, गांव वालों को पता था कि मैं एक भूत बन गया हूँ और उनसे बदला लेना चाहता हूँ। इसीलिए उन्होंने एक तांत्रिक को बुलवाकर गांव के मंदिर में एक पवित्र धागा बांध दिया, जिससे मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ।
तुम अंदर गांव में जाकर उस धागे को खोल देना, फिर मैं अंदर आ जाऊं। अच्छा, तो मुझे बस इतना करना है? ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए अंकल, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। गांव पहुंचते ही सबसे पहले चंचल गांव के मंदिर में जाकर वो धागा खोल देती है। तभी उसे मंदिर के बाहर सरपंच दिखते हैं। वो काफी बूढ़े हो गए थे। अरे चंचल बिटिया, क्या ये तुम ही हो? तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ, मैं ही हूँ। गांव काफी बदल गया है सरपंच जी। वैसे वो कबाड़ी वाले अंकल का घर तो खाली पड़ा है, दिख नहीं रहे कहीं वो। अरे वो, दरअसल तुम जानती नहीं चंचल, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ हुआ। वो कबाड़ी वाला आदमी अच्छा नहीं था, वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करता था। क्या नाम था उसका? हाँ, बिरजू। बिरजू गांव वालों से नफरत करता था और गांव पर राज करना चाहता था। इसलिए उसने काला जादू सीख लिया था। और इतना ही नहीं, वो आधी रात में चिल्लाता था, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला। और जो कोई भी घर से बाहर निकलता था, वो बिरजू उसको मारकर उसके घर से सब चोरी कर लेता था। क्या? ये कैसे हो सकता है भला? फिर उसके परिवार का क्या? उनका क्या हुआ? परिवार? उसका कोई परिवार नहीं था। वो तो यहाँ पर अकेले रहता था। उस भयंकर कबाड़ी वाले भूत को गांव से दूर रखने के लिए ही हमने ये काला धागा बांधा इस मंदिर में। पर तभी सरपंच की नजर मंदिर पर पड़ती है। ये सब सुनकर चंचल रोने लगती है और रोते रोते सारी बात सरपंच को बता देती है। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया। अब हमें किसी भी तरह उसे रोकना ही पड़ेगा। वो भूतिया कबाड़ी वाला सिर्फ रात में ही निकलता है। ठीक है सरपंच जी, मैंने ये गलती की है, इसलिए इसे सुधारने में मैं आप सबकी मदद करूंगी। चंचल और सरपंच जी मिलकर कोई तरीका सोचने लगते हैं। तभी चंचल को एक आइडिया आता है। वो सरपंच जी के कान में सारा आइडिया बता देती है। हाँ, तो फिर ठीक है, सबसे पहले हमें सभी गांव वालों को आगाह करना होगा कि कबाड़ी वाले की आवाज सुनकर रात में कोई भी बाहर न निकले। चंचल और सरपंच अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात होते ही भूतिया कबाड़ी वाला लोगों के घर के बाहर आवाज लगाने लगता है, पर पूरे गांव में से कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा था। तभी भूत के सामने एक घर से निकलकर चंचल आ जाती है। मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, पर अब तुम्हें सभी गांव वालों को और मुझे सताने की सजा जरूर मिलेगी, समझे तुम? तभी पीछे से सरपंच कबाड़ी वाले के पास रखे हुए कबाड़ में आग लगा देता है। ये क्या किया तुमने? मेरा सारा कबाड़ जला दिया। पर तुम्हें क्या लगता है इससे तुम मुझे मार सकोगे? बिल्कुल नहीं। मेरी शक्ति इस कबाड़ में नहीं बल्कि मेरी आवाज में है। ओहो, तो शुक्रिया हमें ये बताने के लिए कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी आवाज में है। अब हम तुम्हें आसानी से हरा सकेंगे, क्यों सरपंच जी? पर भूत ये सब सुनकर कुछ समझ नहीं पाता। उसे लग रहा था कि ये इंसान उसका क्या ही बिगाड़ पाएंगे। बस, अब बहुत हो गया। अब मुझे भूख लग रही है। इतना बोलकर भूत सरपंच को पकड़ लेता है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही भूत सरपंच को मारकर खाने ही जा रहा था, इतने में चंचल जल्दी से एक चाकू उठाती है और भूत के गले पर वार कर देती है, जिससे भूत की आवाज चली जाती है। तुमने खुद ही हमें अपनी कमजोरी बता दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम्हारा इस गांव में समय खत्म हुआ। आवाज जाते ही भूतिया कबाड़ी वाला भी जलकर राख हो जाता है। चंचल जल्दी से सरपंच को उठने में मदद करती है। उठिए सरपंच जी, अब वो भूत जा चुका है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। धन्यवाद चंचल, तुमने सभी गांव वालों की जान बचा ली। तुम ना आती तो हम सबको हमेशा उस भूत के खौफ में जीना पड़ता। हमने उसे गांव से तो भगा दिया था, लेकिन हम सब उसके खौफ में ही जी रहे थे। ये तो मेरा फर्ज था सरपंच जी। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह से गांव वापस आने को मिलेगा। पर कोई नहीं, मैं जल्द ही वापस आऊंगी, फिर हम लोग खूब मजे करेंगे। हाँ बिल्कुल चंचल, फिर हम सब तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। इसके बाद चंचल वापस शहर चली जाती है
और गांव वाले भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, शंकरपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का आदमी मुर्गियां पालकर और उनके अंडे बेचकर अपना घर चलाता था। पूरा गांव रामू से ही अंडे खरीदता था। एक दिन रामू की दुकान पर एक आदमी आता है। अरे रामू भैया, मेरे भाई की 1 हफ्ते बाद शादी है और मुझे शादी के खाने में आमलेट भी बनवाने हैं, तो क्या तुम मेरा 100 अंडों का ऑर्डर ले सकते हो? अरे भैया, 100 अंडे तो बहुत होते हैं और मेरे पास मुर्गियां भी उतनी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये ऑर्डर मैं पूरा कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है फिर भैया। वो आदमी निराश होकर वहां से चला जाता है। ओह, आजकल तो गांव में मेरे अंडों की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सबको ही अंडे चाहिए, पर मेरे पास मुर्गियां तो उतनी है ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं, कुछ लोग को तो दुकान से निराश होकर जाना ही पड़ेगा। तभी रामू का चचेरा भाई पिंटू वहां आ जाता है और रामू को खुद से बात करते हुए सुन लेता है। पिंटू 1 नंबर का लालची और बुरा इंसान था। रामू भैया, मैंने सब सुन लिया है और यही नहीं, तुम्हारी सब समस्या का हल भी है मेरे पास। तुम चिंता क्यों करते हो? तू कब आया? और तेरा ये छिपकर बातें सुनने की आदत नहीं गई ना? अरे रामू भैया, तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? क्या तुम्हें ये नहीं जानना कि तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास? अच्छा, कैसा हल है पिंटू? अब आ गए हो तो बता ही दो। बिना बताए तो तुम मानने से रहे। और वैसे तुम तो शहर गए थे ना घूमने के लिए, तुम वापस भी आ गए। तुम भी ना रामू। हाँ, मैं वापस आ गया और देखो मैं क्या लाया हूँ शहर से तुम्हारे लिए। अब हम कुछ ही महीनों में लखपति बन सकते हैं, बहुत ज्यादा अमीर। क्या ये सब तुम क्या बोल रहे हो पिंटू? कहीं सुबह सुबह नशे में तो नहीं हो? सच कह रहा हूँ रामू। देखो, गांव में तो कितने सारे लोगों को हमारी मुर्गियों के अंडे चाहिए होते हैं, पर हम कितने कम लोगों को ही अंडे दे पाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास मुर्गियां कम है और मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का कोई हल है। अरे शहर में तो हर चीज का हल है और रामू ऐसा ही हल एक मैं शहर से लेके आया हूँ। ये देखो। पिंटू रामू को एक केमिकल की बोतल दिखाता है। देखो रामू, मैं ये एक ऐसा केमिकल लाया हूँ जिससे हम सभी गांव वालों को मुर्गियों के अंडे दे पाएंगे, वो भी एक साथ, और फिर तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। क्या केमिकल से अंडे? ये तू क्या बोल रहा है पिंटू? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रामू, बात को समझ। तू ये सब चिंता छोड़ और बस एक काम कर, इस केमिकल को मुर्गियों के खाने में मिलाकर उन्हें खिला दे। उसके बाद तो कमाल होगा, कमाल। ये मुर्गियां जितने अंडे हर रोज देती हैं उससे डबल अंडे देने लगेंगी। ओह, अब मैं समझ गया पिंटू कि तू क्या कहना चाह रहा है। हाँ, शाबाश रामू। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था तू मेरी बात सुनेगा, पर पैसे किसे नहीं चाहिए होते। तो ये ले रामू, ये केमिकल आज रात ही मुर्गियों के खाने में मिला देना। तुझे बिल्कुल सही लगा था पहले पिंटू, मैं तेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। देख पिंटू, मुझे अपने मुर्गियों से बहुत लगाव है और इस केमिकल से तो उनकी जान तक को खतरा हो सकता है। पता नहीं इसमें क्या क्या मिलाया गया होगा। हमें मुर्गियों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसा पैसा भला किस काम का? रामू पिंटू को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर पिंटू को रामू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। पिंटू वहां से गुस्से में अपने घर चला जाता है। अपने घर जाकर पिंटू सोच में पड़ जाता है। ये रामू तो ना खुद पैसे कमाएगा ना मुझे कमाने देगा। क्या करूं मैं इसका? नहीं, मैं इतने अच्छे मौके को बेकार तो नहीं जाने दूंगा। मैं उन मुर्गियों को फायदा उठाकर रहूंगा, भले मुझे अपने प्यारे भाई को मारना ही क्यों ना पड़े। आखिर कब तक मैं इस झोपड़ी पट्टी में रहूंगा? मुझे पैसे कमाने और शहर जाना है। पिंटू ये सोचकर रात होने का इंतजार करने लगता है। आधी रात होते ही पिंटू अपना केमिकल उठाता है और रामू के घर में घुस जाता है। बिना आवाज किए पिंटू रामू की मुर्गियों के खाने में वही केमिकल मिला देता है। ये लो मेरी प्यारी मुर्गियों, अपना खाना खाओ। लो, इससे पहले तुम्हारा मालिक उठ जाए और यहाँ आ जाए तुम इसे खा लो, वरना वो तुम्हें ये खाने से रोक देगा और मेरा भारी नुकसान हो जाएगा। तभी वहां पर रामू आ जाता है और पिंटू को वहां मुर्गियों को खाना खिलाते देखकर गुस्से से चिल्लाता है। पिंटू, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुर्गियों को वो केमिकल वाला खाना नहीं खिलाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? देख रामू, चुपचाप मेरी बात सुन ले और पैसे कमाने में मेरा साथ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ओह, तो तू मुझे धमकी दे रहा है पिंटू? तो बता क्या करेगा? वरना अगर तू मेरे रास्ते में आएगा तो मैं तुझे रास्ते से ही हटा दूंगा। रामू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो पिंटू को एक थप्पड़ मार देता है। शर्म नहीं आती तुझे पिंटू? पिंटू को थप्पड़ खाकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने पास रखा हुआ चाकू उठाकर रामू को उससे मार देता है। इतना कहकर रामू मर जाता है और पिंटू उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। अगले दिन सुबह रामू की दुकान पर रामू की जगह पिंटू बैठा हुआ था। तभी एक आदमी वहां आता है। अरे पिंटू भाई, ये क्या आज तुम यहाँ बैठे हो? रामू कहाँ गया? वो अब ऐसा है ना कि रामू तो कुछ समय के लिए शहर गया हुआ है, तो अब वो कुछ दिन वहीं रुकेगा। तब तक मैं हूं ना, मैं रामू की जगह गांव वालों को मुर्गियों के अंडे बेचूंगा। अच्छा भाई, पर कल तो वो यहीं था। मैंने उससे मेरी भाई की शादी के लिए 100 अंडों का ऑर्डर लेने को कहा था, पर उसने मना कर दिया, ये कहकर कि इतने अंडे मुर्गियां नहीं दे पाएंगी। ओ ऐसा? नहीं भाई, तुम चिंता मत करो, मैं ले रहा हूँ तुम्हारा ऑर्डर। तुम्हें तुम्हारे 100 मुर्गियों के अंडे मिल जाएंगे, वो भी समय पर। क्या सच में? ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने पिंटू भैया। अभी जाकर मैं ये खबर घर पर सुनाता हूँ और ये एडवांस पेमेंट रखो।
पिंटू एडवांस में पैसे मिलने की वजह से बहुत खुश हो जाता है। वाह वाह, इतने पैसे काम से पहले ही दिन। धीमे धीमे सचमुच ही मैं लखपति बन जाऊंगा। पैसे जेब में रखकर पिंटू मुर्गियों के पास जाता है और देखता है कि रात में मुर्गियों को केमिकल वाला खाना खिलाने की वजह से मुर्गियों ने सचमुच डबल अंडे दिए थे। वो इस बात से काफी खुश था। वाह, अब तो मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगा। अच्छा है वो रामू मर गया, अब मुझे पैसे उससे बांटने भी नहीं पड़ेंगे। पर असल में रामू मरता नहीं है बल्कि भूत बन जाता है। भूत बनने के बाद रामू सबसे पहले अपनी मुर्गियों के पास आता है। अरे मुर्गियों, मेरी प्यारी मुर्गियों, कैसी हो तुम सब? मुझे पता है उस पिंटू ने तुम्हें केमिकल वाला खाना खिलाया है। लो ये अच्छा खाना खाओ, इससे तुम सबको अच्छा लगेगा। रामू पास में रखा मुर्गियों का खाना उठाता है और उसे मुर्गियों को खिलाने लगता है। मुर्गियां वो खाना खा लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है। जब पिंटू आकर मुर्गियों के खाने में केमिकल मिलाकर जाता तो रामू का भूत उस खाने को अच्छे खाने से बदल देता था और मुर्गियों को सिर्फ खाना ही खिलाता था। इस वजह से मुर्गियों ने डबल अंडे देना भी बंद कर दिया था। एक दिन पिंटू को गुस्सा आ जाता है। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं तो मुर्गियों के खाने में बराबर केमिकल डाल रहा हूँ, फिर ये कम अंडे क्यों दे रही हैं? नहीं नहीं, ऐसे तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और वो शादी का ऑर्डर भी तो पूरा करना है। एक काम करता हूँ, सारा केमिकल एक साथ डालकर इन्हें खिला देता हूँ, तो शायद मुझे सुबह तक 100 अंडे मिल जाएंगे। पिंटू मुर्गियों के खाने में सारा केमिकल एक साथ डाल देता है और वहीं बैठकर उन्हें खिलाने लगता है। ये लो खाओ, खाओ इसे, तुम सब खाओ और मुझे ढेर सारे अंडे एक साथ दो, समझी तुम सब? लो लो खाओ इसे, खाओ। पिंटू कुछ मुर्गियों को तो वो खाना खिला देता है, पर सारी मुर्गियां उस खाने को खाती उससे पहले ही वहां पर रामू का भूत आ जाता है और पिंटू को ये सब करते देख लेता है। रुक जा पिंटू के बच्चे, आज तो तूने सारी हदें पार कर दी हैं, अब तेरी खैर नहीं। ये क्या रामू, तू क्या अब मेरा पीछा मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा? अभी भी तुझे मेरी तरक्की से दिक्कत है? नहीं, जब तक तू मेरी मुर्गियों का पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। दूर हो जा सालिम मेरी मुर्गियों से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने में जिन मुर्गियों ने पिंटू का दिया खाना खा लिया था वो भूत के सामने तड़प तड़प कर मर जाती हैं। पिंटू भी ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। भूत अपनी मरी हुई मुर्गियों को गले लगाकर रोने लगता है। अरे री, ये क्या हो गया? ये तो मर गई। अब मैं शादी का ऑर्डर कैसे पूरा करूंगा? शायद मुझे सारा केमिकल एक साथ नहीं डालना चाहिए। कोई नहीं, एक काम करता हूँ, इनको पका पका कर चिकन बिरयानी बना दूंगा और उस आदमी से कहूंगा कि ऑमलेट की जगह अपने मेहमानों को चिकन बिरयानी खिला दे। ये अच्छा आइडिया है। भूत को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो पिंटू का गला पकड़कर उसे हवा में उड़ा देता है। क्या बोला तूने पिंटू? क्या करेगा तू मेरी मुर्गियों के साथ? तुझे इन्हें मारकर भी चैन नहीं पड़ा कि अब लालच में आकर तू इन चिकन बिरयानी को बनाएगा और उसे बेचेगा? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। भूत पिंटू का गला दबाकर उसे मार देता है और फिर खुद उसके शरीर में घुस जाता है। बस बहुत हो गया, अब से मैं इस पिंटू के शरीर में घुसकर रहूंगा और अपनी मुर्गियों को पालूंगा। भूत अपनी आधी मरी हुई मुर्गियों को जमीन में गाड़ देता है और अपनी बाकी जिंदा मुर्गियों को अच्छे से पालने लगता है। किसी को भी पता नहीं चलता कि वो पिंटू नहीं बल्कि रामू था।